बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। बजट 2021 तो 2022 थोड़े दिनों बाद ही कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। उससे पहले प्री बजट मीटिंगें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अपना एक थिंक टैंक तैयार किया, उस पर उन्होंने आज काफ़ी बड़ी मीटिंग की और कहा है कि हम अपना एक मुतबादल बजट पेश करेंगे। गुलाम भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि बजट को हम पास नहीं होने देंगे और ये फेक किस्म का GDP जिस वक्त 4% ये कह रहे हैं उसको कोई भी ओन नहीं कर रहा। इस पर बात करेंगे कि बजट पास नहीं होने देंगे ये एक अजीब वगैरह फिक्र है, क्योंकि अगर बजट पास नहीं होता, पेश तो किया जाता है, पास नहीं होता, कोई तजावीज़ नहीं देती, अल्टरनेट नहीं कोई आप उसके मतलब राय दे सकते, एक मोशन नहीं देते, तो आप बताइए कि जो हेल्थ है उस पर जो वो कैसे आगे काम चलेगा। क्योंकि जून के बाद तो फिर कानूनी तौर पर हर हेड के ऊपर वो बाकायदा बजट को मंजूर करवाना पड़ता है। एजुकेशन है, हेल्थ है और तनख्वाहें हैं, अफवाज पाकिस्तान का बजट है। तो ये क्या बात हुई कि हम बजट पास ही नहीं होने देंगे। मसला तो ये है कि आप अल्टरनेट बाकायदा तौर पर तजावीज़ दें या एक शेडो कैबिनेट बनाती, अगर अपोजिशन इकट्ठी होती तो अपोजिशन PDM के प्लेटफार्म पर इस बात को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन आपने देखा कि PDM आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खोती जा रही है। दूसरा मौजू हमारा ये होगा कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। कुछ हल्के ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिट पटिशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत लेके गई थी, उसको वापस लेना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या मरीम नवाज शरीफ साहबा के बाद और ज़ुबैर के बाद जो कुछ बातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ सॉफ्ट कॉर्नर पर कर रहे थे, मियाँ शहबाज साहब डायरेक्टली कोई किसी किस्म की बात करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि आप पिछले हफ्ते एक डेवलपमेंट होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी के दौरे के बाद जब वापस आए और बलूचिस्तान में बतौर ख़ास आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया, तो वहाँ यानी जो फोर्सेस हैं हमारी, जो लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेस हैं, उन पर हमलों में शिद्दत आई हुई है। अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी अफवाज थोड़े दिनों में इनकलाब शुरू होने वाला है, उसके बाद के हालात पर हमारे जो सेफ अफ्रीकी चाइना है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, आज भी उनके वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हुई है वीडियो लिंक पर। तो ख़तरा ये है कि जब अमेरिका जाएगा तो इस खित्ते में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। वो ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान आए तो ये मामला भी वहाँ भी डिस्कस हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं, जावेद नवाज साहब हैं, और फ़र्ख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो। पहले अब्दुल्ला मलिक साहब बात ये करते हैं कि बजट 2021-22, पहला तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये पहली दफ़ा ही गालबन किया है कि पहले बजट से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग होती थी, प्रपोजल ली जाती थी, फेडरेशन जो पाकिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस पर बात होती थी, स्टेक होल्डर्स, अवाम, सेमिनार्स। जी पहली दफ़ा कख भी नहीं हुआ, बजट बनाया और कहा पेश कर देंगे। तो दूसरी तरह भी हार्ड हाक्स मौजूद हैं कि पास नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन्होंने कहा अल्टरनेट बजट पेश करेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो बजट होता है इट्स ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो बालादस्त तबकात होते हैं उनको ही फ़ायदा होता है, और जो गरीब आवाम होती है क्योंकि उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, तो लिहाजा वो हमेशा की तरह इग्नोर हो जाते हैं। दूसरी जो बात आपने की है वो बड़ी अहम है। देखिए, इस माजी में भी हमने देखा, राणा साहब भी तशरीफ़ फरमाए, पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, कि जब भी बजट आता था तो हुकूमत वक्त तमाम जितने चैम्बर्स होते थे और जो स्टेक होल्डर होते थे उनके साथ प्री बजट सेमिनार का इनकाद किया करते थे, और उनसे आने वाले बजट से मुतल्लिक उनके साथ सहरसल गुफ्तगू करने के बाद तजावीज़ लेते थे और उनको अपने बड़े डॉक्यूमेंट होते थे उनमें उनका हिस्सा बनाया करते थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली दफ़ा हमें बिल्कुल ये खामोशी के साथ ये अखबारात में और टेलीविज़न प्रोग्राम में कभी भी सुनने को मिलता है कि 11 जून को बजट 700 बिलियन से बड़ा बजट है। हाँ, और उसके खदोखाल क्या होंगे, किन तबकात पर टैक्स लगाया जाएगा, किन को छूट दी जाएगी, वो अभी तक ज़ाहिर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तनकीद तो हुकूमत पर बनती है कि जो आप करने जा रहे हैं तो कम अज़ कम आप जिन लोगों को अपने टैक्स नेटवर्क में लाना है उनके साथ शेयरिंग तो करें। अब उसका नुकसान क्या होगा कि जब बजट आएगा तो वो आप देखिएगा रात को जब आप जैसे लोग टेलीविज़न बैठेंगे या लोगों के व्यूज़ लेंगे तो यकीनन उसको रद्द कर देंगे। तो बेहतर था कि हुकूमत शेयरिंग कर दी। दूसरी बात यह है कि देखिए, अपोजिशन को हमेशा शैडो गवर्नमेंट होती है, शैडो कैबिनेट होती है,
और आने वाले हुकूमत भी काम नहीं कर रही ना जी, देखा जाए तो उन्होंने भी लेट शुरू किया। ये लेकिन अच्छी बात है कि आज चलें पाकिस्तान की एक बड़ी जमात ने उस पर डिबेट की और अपनी तजावीज़ भी दी। आया अब हुकूमत उन तजावीज़ को किस तरह लेती है, लेकिन पार्लियामान में अपोजिशन के पास राना साहब बैठे हैं कि कट मोशंस का एक आईनी इख्तियार होता है कि वो अपनी कट मोशन पेश करते हैं, और जहाँ भी नज़र आता है कि ये अवाम के मफाद में है, राना साहब बजट पेश करते रहे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छा होता कि हुकूमत टैक्स से बजट से पहले इनकार करती है और लोगों को राना साहब आप किस तरह कहते हैं, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सारे अदारे हैं, और अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बड़ी है और तजारती खसारा जो है कम हुआ है, और आपने देखा कि पेमेंटों की अदायगी सरप्लस जा रही है, सर्कुलर डेट कम हुआ है, तो आप 4% को मानते हैं कि उन्हें कहते फेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बादशाह साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिस तरह बड़ी फ़हमो तफ़हीम के साथ मलक अब्दुल्ला साहब ने बात की, मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैं अपोजिशन का मेंबर हूँ, बात करना अपोजिशन का हक है, और गवर्नमेंट की इस्लाह करना हमारा आईनी और अखलाकी फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है, ज़रूरी भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन यही बात है जो आपने फरमाई कि ज़रूरी है, जब हम ये बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, ख्वाजा आसिफ की ज़मानत नहीं होनी चाहिए, वो पार्लियामानी लीडर है, वो कौमी असम्बली में बात आकर ना करे, फिर बैठ रहे वो छुट्टी पे, फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपकी बात ठीक है, मैं एज ए चीफ व्हिप पिछले टेनोर में बजट को पास करवाना, हम यकीन करेंगे अप्रैल में पंजाब असम्बली में प्री बजट सेशन 10 दिन 12 दिन 14 दिन का गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठ कर तय करती थी कि कितने दिन चलाना है, और जितने दिन आज भी उनके वो मिनिस्टर हैं मियां महमूद रशीद साहब, जितने दिन वो कहते थे, हमने उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो दिनों का तयन किया जाता था, बात की जाती थी, हर एमपीए और या एमएनए अपने हल्के की बात करता था कि मेरे ये इशू हैं, हालांकि वो अपोजिशन आटे में नमक के बराबर थी। हाँ ऐसे ही है, लेकिन इसके बावजूद हम उनको फुल टाइम देते थे। आप यकीन करें, आज जो हमने प्री बजट सेमिनार किया है वो मियां मोहम्मद नवाशी साहब का बिल्कुल हुक्म भी था, डायरेक्शन भी थी, और उस पर फिर वर्किंग की गई है। ये नहीं है कि हमने एक सेशन कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम इश्यूज को टच दिया है और कौम को बताया है कि हमारे दौर में 2013-14 में अगर बजट एफपीआर का अभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो आप अल्टरनेट के साथ दे सकते नहीं, हम अपने दौर की प्रपोजल सजेशन ये देते रहे हैं कि हमारे दौर में 2013-14 में अगर एफपीआर ने 1950 अरब की कलेक्शन की थी एफबीआर की, तो जब हमारी गवर्नमेंट गई है तो वो 3900 अरब था। हमने वो सजेस्ट किया है, हमने इनको बताया कि हमारे दौर में 2.8 हमें जीडीपी मिली थी, तो हमने 5 इनको करके दी। हमने इनको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बातों से नहीं बढ़ती। वहां आज वजीर खजाना ने कहा है वो फेक, मुस्लिम लीग नून को भी पता है कि उनका इसहाकडार फेक किस्म की मैं समझता हूं जुर्माना भी हुआ था IMF का। मैं समझता हूं कि अगर इसहाकडार को जुर्माना हुआ तो वो भुगते, और भी होगा वो भुगतेगा। मैं तो आज की बात करता हूं, रियासत मदीना के दावेदारों के दावों के सामने ये बात करना चाहता हूं कि हमारे दौर में तो जो आखिरी साल हुआ सबको पता है, मतलब किस तरह फिनांस सेक्रेटरी को 6 माह पहले, जब हर साल का जो आखिरी 4 माह होते हैं मलक साहब, वो बजट लगना होता है, आखिरी 6 माह जैसे मैं समझता हूं कि ये और ट्रेन के फंड रुके थे, हमारे टोटली फंड रोक दिए गए थे। फिर हमने जब इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लाई, हम सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से गालिबन अप्रैल में डायरेक्शन आई, तो माशाल्लाह क्या नाम है उनका, मियां साकब जस्टिस साहब, उन्होंने खुद पाबंदी लगा दी थी हमारे फंड की जो थी वो एलोकेशन के बाद लगाने चाहिए, इलेक्शन के पहले फंड जारी नहीं हुए थे। मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूं, पाबंदी थी, मैं अर्ज इसलिए करना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम होता है MP-MNA का, वो जब DC उसकी अप्रूवल देते हैं, कमिश्नर अप्रूव करते हैं, फिर महकमा PND उसकी एलोकेशन करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पाबंदी लगाई, मुस्लिम लीग नून ने आखिरी दौर में तमाम फंड रिलीज किए। मैं बिल्कुल वो अकेली मेरे पास फिगर, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं
इसके बावजूद मैं समझता हूं कि जो गर्दिशी कर्जा था, मोटी सी बात है, सर्कुलर डेट जिसको तो 1200 पर पहुंचा गया। अब अवाम कहती है कि सर्कुलर डेथ से हमारे गुर्बत या जो भूख है वो पेट की कमाल है, पाकिस्तान के वो पैसे देने होते हैं और वो देखना, अगर 1100-1150 अरब हमारे दौर में थे रह गया तो था। आज क्या है, आज 2500 अरब को क्रॉस कर रहा है, 2500 अरब को क्रॉस कर रहा है। नेगोशिएशन करके 700 उन्होंने कम भी कर लिया है। नहीं, मैं ना 700 कर लिया, लेकिन ये तो बताया ना कि 1100 के बाद अगर वो कहते हैं वो तो मुफ्त का दे रहे थे, हिस्सेदारी थी सारी। अगर हम मुफ्त के दे रहे थे तो फिर इमरान नियाजी, वल्द अकरामुल्लाह नियाजी को मैं डायरेक्ट कहता हूं कि नियाजी साहब आओ हमारे ऊपर मुकदमात भी कराओ उसी जुर्म के। हम खा गए ना, तो आप तो खाते नहीं है, आप तो चोरी खाते हैं, आप तो मनसलवा खाते हैं। आपने कभी अगर 300 रुपए 305 रुपए का डालडा घी ये सब आपने खरीदा हो, आपको एहसास हो, अगर आपने 110 रुपए की चीनी कभी खरीदी हो तो मुझे वो वक्त और वो स्टोर बता दे कि आपके घर का यूटिलिटी स्टोर का सामान कौन खरीदता है। और जो आटा हमने दिया था 32 रुपए और 35 रुपए किलो, आज 85 रुपए किलो लोग आटा ले रहे हैं और लोग रो रहे हैं किधर चले जाए। देखना, आपने 20 भी दिया था, 20 रुपए किलो भी दिया था आपने, पता नहीं आपको। मैं कहता हूँ हमने 20 दिया, लेकिन दिया था 20 रुपए, लेकिन गुजारे ये है, नहीं बल्कि 10 रुपए किलो दिया था। गुजारे ये है 10 रुपए किलो जो जानवरों को डाल रहे थे, जो रमजान बाजार में सब्सिडी के नाम पर, जो सब्सिडी के नाम पर अरबों रुपए खाए गए चीनी के नाम पे। मेरे जिला शाहकोट ननकाना में जो चीनी वहां पर 300 बोरी आई है और वहां इशू जो हुई है वो गालबन 8200 बोरी इशू हुई है, और वो जो डिफरेंस था 61 रुपए चीनी दी गई और बाजार में कहा गया कि 85 रुपए बेचनी है, उसका जो 24-25 रुपए फी किलो वो बेनिफिट किसने दिया? वो माफिया, वो इमरान खान और उस्मान बुज़दार की एटीएम मशीनों ने लिया। आपकी तो बिल कोई नहीं रहा, तो ये पर्चे भी हमारे ऊपर करते, हम आवाम की खातिर बर्दाश्त कोई नहीं, आपकी मिल कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मिलने हैं, पीपल पार्टी की मिलने, ये क्यों नहीं देते 61 रुपए खुद बाहर निकल के देते? नहीं, ऐसे होता नहीं, बात गवर्नमेंट का होता है काम, हुकूमती मशीनरी होती है और हुकूमती मशीनरी जो होती है, ये 3-3.5 महीने जो कृषि का सीजन होता है वो होता है मिल मालिक का, उसके बाद गवर्नमेंट की कस्टडी में वो चीनी होती है, रेट गवर्नमेंट ने देना आता है और उसमें कमी बेशी होती है। देखना, ये तरीन साहब वाला ड्रामा लोग सुन के थक गए हैं, और जो उन पर एफआईआर दर्ज है उसमें चीनी का जिक्र ही नहीं। उसका इलाज उन्होंने ढूंढ लिया, आपसे रब्ता कर रहे हैं जी जावेद नवाज साहब, क्योंकि राणा साहब जो कह रहे हैं खुशी हुई कि बजट के ऊपर बड़ी जज्बाती गुफ्तगू हो रही है। अब जावेद साहब ये बताइए, क्योंकि पता है कि ब्लेम गेम से हम आगे निकलें, सूरत हाल है कि बजट है क्या। बजट इसी तरह जैसा घर का आदमी खर्चे के लिए आमदनी होती है, अखराजात होते हैं, कहाँ से लेने हैं। IMF क्यों कूद पड़ती है? IMF 22 दफ़ा पाकिस्तान में आई है, तो 1 दफ़ा जुर्माना हुआ है, 15 दफ़ा उन्होंने बेल आउट हमें किया है, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। वजह यह कि हम अपने वसाइल क्यों नहीं करते बातें। जी जावेद साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे खुशी हुई कि बजट के मामले में हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ साथी जो हैं वो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और बजट पे उनकी बड़ी गहरी निगाह है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से बजट को देखता हूँ। 1982 में ऑनवर्ड्स मैं लाहौर चैम्बर के बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। उस ज़माने में बजट जो है वो प्री बजट उसे मीटिंग कहते थे। हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आते थे और सनती पॉलिसी जो है उस पर गुफ्तगू करते थे। ऐसा ही उसी ज़माने में महमूद मिर्ज़ा साहब लाहौर में कंज्यूमर्स एसोसिएशन चलाते थे। वो कंज्यूमर एसोसिएशन से मिलते थे और उनसे मालूम करते थे कि कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं और बजट के अंदर उनको किस तरह तशफ़ी के साथ तय किया जा सकता है। वो एग्रीकल्चर चैम्बर भी था एक, वहाँ भी जाते थे। नतीजा ये था कि ये सारी राय जमा होने के बाद एक बजट बनता था। मैं ये तो नहीं कहता कि वो बजट बहुत अच्छा बनता था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसमें लोगों की राय शामिल होती थी। अब जो बजट देख रहा हूँ मैं, वो तो ऐसे लगता है जैसे सहीफ़ा आसमानी नहीं, सहीफ़ा न्यूयॉर्क है, जो वहाँ से एक ईमेल के जरूर आया है और उसके बाद वो सर्कुलेट हो गया और हमारे मेंबरान जो हैं वो उसको
यस कह देंगे या कुछ नो कह देंगे, पढ़ेंगे नहीं। बुनियादी तौर पे बजट का मतलब क्या होता है। मैं 2019 में वाशिंगटन शहर में था, अमेरिकन कांग्रेस ने बजट पास नहीं किया। 1 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ लोगों को दावत पे बुलाया हुआ था। हम लोग देख रहे थे कि लॉन के अंदर टेबल्स के ऊपर खाली मैकडॉनल्ड के डिब्बे और कोकोला के डिब्बे थे, कोई आदमी सर्व करने के लिए नहीं था। ट्रंप ने माजरत की लोगों से कि चूंकि बजट पास नहीं हुआ, सैलरी नहीं, आज हमारे पास सैलरी देने के लिए नहीं है, लिहाजा मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। कानूनी बात थी। देखिए, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो और हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। शहबाज शरीफ को मैं सलाम करता हूँ कि जब भी मैं किसी सड़क पर गुजरता हूँ तो सड़क की खूबसूरती उनकी याद दिलाती है। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो ये कि चूँकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और ये सब लोग जो हैं ये अमीर घरानों में पैदा हुए हैं। इमरान खान ने तो बेचारे ने कभी बाजार से सब्जी भी नहीं खरीदी, उसको नहीं मालूम कि हल्दी क्या होती है, उसको क्या मालूम कि मिर्चें क्या होती हैं। हर आदमी को उसका तजर्बा होता है। पाकिस्तान तो की सीनियर बनाता है और फिर पाकिस्तान की 80% आबादी का या लोगों का मसला जो है वो जिंदगी गुजारना है। आप कौमी बजट बनाते हैं कि ये खसारा होगा। आप कभी इस ड्राइवर का बजट बनाइए जिसकी 16,000 रुपये तनख्वाह है, उस 16,000 में से 3,000 रुपये वो अपने क्वार्टर का किराया देता है, 2,000 वो बिजली का देता है, 2,000 गैस का देता है, खुदा न खास्ता अगर कुछ बच्चा स्कूल जाता है तो 2,000 उसको देता है। आप मुझे बताइए कि उसकी ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन है? उसको जिंदा रखना किसकी जिम्मेदारी है? उसकी सेहत का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारा बजट शाहिद साहब गरीब आदमी से शुरू होना चाहिए। आप पहले गरीब ख़ानदान का देखें कि उसका बजट क्या है, उसको मल्टीप्लाई करके आप नेशनल बजट पे लेके जाएं। बड़ी है शानदार बात की। ये जो लोग शुरू में ही सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, इनको बाकायदा तौर पर अगर अचानक इनसे पूछा जाए कि आज क्या रेट है फलां चीज़ का, तो ये कभी नहीं बता सकेंगे। ज़ाहिर है जिसने कभी चीज़ खरीदी ही नहीं है और वो उसको किताब भी पढ़ाई जाए, उसको टीवी दिखाया जाए, उसको उस नर्व्स को टच नहीं कर सकता। जो गुर्बत के तकाजे पूरे हैं, कौन सा कट लगाना है, कपड़ा नहीं सिलाना तो ये लेना है, ये नहीं लेना तो ये लेना है, तो फिर पता चलेगा ना। अब यही है अपने जावेद नवाज साहब, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। फ़र्क सलीम साहब हमारे साथ आ रहे हैं कि इसमें बजट में पोजीशन जो है वो बड़ी ज़रूरी एक चीज़ होती है कि भाई बजट में वो अच्छी तजावीज़ अगर देती है और कौम के सामने रखे तो उसकी ड्यूटी तो यही है। अगर हुकूमत ज़िद करती है, वो यही ज़िद करती है कि जो हमने भी पाकिस्तान में हमेशा होता है कि जो हमने कह दिया ये पास होगा, और रह गई कि पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने पास करना होता है, ये तो कम से कम मैंने खुद भी वहाँ देखा हुआ है, इसी मिनिस्ट्रियों में रहा हूँ और मिनिस्ट्री फाइनेंस में रहा हूँ, बजट पेश करने वालों के साथ रहा हूँ कि बजट को कोई नहीं पढ़ता। बजट को तो वो भी एमएनए नहीं पढ़ते। आज तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, इमरान खान की बात करते हैं, बजट को तो वो एमएनए भी नहीं पढ़ते जो देहातों से जाते हैं। मेरा साहब एक मुझे इजाज़त दीजिए बात कहने की। 1947 और 1948 के 2 बजट आप उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात में था। हमारे स्टेट बैंक में लोगों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन जो बजट बनाया गया वो सरप्लस था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि उस वक्त 4 टैक्स थे इस मुल्क में। टैक्स देने वाले बहुत कम लोग थे। आज पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से कम 18 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। मेरी हाउस में वो तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हो गया ना, देते हैं, वो लेकिन टैक्स इस वक्त भी टैक्स पेयर जो है ना उसमें इजाफा नहीं हो सका। जो बेचारे फंसे हुए वही फंसे हुए। देखिए, टैक्स तो देते हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो टेलीफोन इस्तेमाल करता है वो टैक्स नहीं देता। 1947 में 4 टैक्स थे। एक आपका प्रॉपर्टी टैक्स था, एक आपका कैपिटल टैक्स था, एक कैपिटल गेन टैक्स था, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और वरासत टैक्स था। ये 4 टैक्स जो हैं अगर आज आप लगा दें आपका बजट फिर सरप्लस हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान पे इश्राफिया तो कई प्रपोजल चैम्बर की तरफ से आई मौलाना साहब, वो ये कहते हैं कि टैक्स जो है ये जो रास्ते में बस टैक्स बार बार टैक्स लगता है। ये नहीं, आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं वहाँ भी आप टैक्स देते हैं। जो फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस करता है वहाँ अलग टैक्स लगता है। जो रास्ते में यानी दरमियान में एक आदमी खरीद के फिर आगे आगे भेजता है वो टैक्स लगता है। क्यों ना लास्ट में यानी रिटेल प्राइस पर टैक्स लगाया जाए ताकि वो समझा कि वहाँ जाके पहुँचेगा ना वो ज़्यादा। यही चैम्बर कहती है। देखिए, चैम्बर की बहुत सारी बातें ठीक भी हैं, कुछ गलत भी हैं। प्रॉब्लम ये है
कि हमारे यहाँ बहुत अरसे से उन लोगों को टैक्स लगाया जा रहा है जो ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क में हैं, और बहुत कम कोशिश, जैसे IMF का यही पाकिस्तान के साथ तनाज़ा रहा है कि आप लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाएं, और यकीन जानिए कि अगर हम कहते हैं कैसे लाएं, मुझे बताइए। लाहौर में जब उन्होंने कहा 50,000 का चेक आप काटेंगे तो को माना कोई? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर 28 लाख लोग टैक्स देते हैं पाकिस्तान में, तो 70% वो लोग हैं जो सैलरीड क्लास हैं, उनका जो कि डिडक्शन होती है ऑटोमेटिकली हो जाती है, और कईयों का तो फंसे हुए हैं ना जी। कईयों का तबका जो है, मुझे बताइए इस वक्त कितने हजार दुकान है, 22,000 दुकान है नारकली राइट लेफ्ट में, 600 दुकानदार जो है वो इस लाइन में रजिस्टर्ड है, बाकी नहीं देते। मैं बड़ी लगा लें। देखिए, अच्छा, डॉक्टर फर्रख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी आपके टाइम देने का। तो हमारे पैनल में अब्दुल्ला मलिक साहब हैं, राना अरशद साहब बैठे हुए हैं, और जावेद नवाज साहब हैं। तो सुनना चाहते हैं क्योंकि बजट के मतलब ज़ाहिर है आप इस पर बड़ा माशाल्लाह होता है। बजट 2000 जो इस वक्त 21-22 आ रहा है, पहले तो जनाब ये पता होगा क्योंकि कुछ सिलसिले में हम भी मिनिस्ट्री फाइनेंस में भी रहे हैं कि प्री बजट जो कॉन्फ्रेंसें होती थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ते होते थे, फेडरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ते होते थे, 2-2 दिन तो फैसलाबाद वज़ीर ख़जाना बैठे रहते। ये वाहिद मौका है कि बजट के पर किसी की मशावरत नहीं की गई, इसीलिए अपोजिशन ये कह रही है कि हम पास नहीं होने देंगे। इस पर ज़रा स्टांस दीजिएगा। पास ना होने वाली बात तो सियासी मसला है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी जी, फोकस करते हैं। देखिए, मुआहदा वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने फरवरी में किया था IMF के साथ। उसमें 3 बड़ी उसकी जो है वो शराइत थी। एक तो ये थी कि 1200 अरब के इजाफी टैक्सेस लागू किए जाएंगे। अच्छा। दूसरी बड़ी शर्त थी कि 900 अरब रुपए बिजली की बिलों में इजाफी बिल जो है वो भेजे जाएंगे, और 5 से 6 रुपए फी यूनिट इजाफी बिजली कीमत में वसूल किया जाएगा। और तीसरी बड़ी शर्त थी कि कोई 144 अरब रुपए के जो अभी एग्जेम्पशंस हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, उनकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली जाए। अब हमारे यहाँ नए वजीर खजाना साहब आए हैं, और वो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन तीनों ही शराइत जो हैं वो उनको मंजूर नहीं। अब मामला कुछ ऐसा बनता है कि IMF वाले तो कहते हैं कि हमने तो वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई नया वजीर खजाना आ गया है या नहीं आया। तो एक तो ये आलमी जो हम आलमी मालियाती इदारों को जो पैगाम क्या भेज रहे हैं कि फरवरी में वजारत खजाना मुआहदा करेगी, और कुछ महीनों के बाद हमारा जब नया वजीर खजाना आ जाएगा तो हम वो सारे मुआहदे जो हैं वो भूल जाएंगे। देखिए, कुछ लचक मैं समझता हूँ जरूर होगी अगर हम IMF के पास जाएं, उनको माइल करने की कोशिश करें, कुछ लचक जरूर होगी, लेकिन पूरा का पूरा मुआहदा जो है वो रीनेगोशिएट नहीं किया जा सकता। वो हम उनके पास जो भी अपनी दलाइल लेके जाएं, नहीं, वो तो जाहिर है गवर्नमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते। 5 रुपए यूनिट बढ़ाती है तो फिर मुल्क में तो एकदम आप समझ सकते हैं कि लोगों के कितने मसाइल होंगे, लोग क्या करेंगे और अपोजिशन क्या करेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। उसमें जो पाकिस्तान हुकूमत के पास जो दस्तरस होती है, देखिए मैंने जितने भी मुआहदे IMF के दुनिया भर में ममालिक के साथ हुए हैं या पाकिस्तान के साथ हुए हैं, IMF आपको ये नहीं कहती, हमें ये नहीं कहती कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो ये कहती है कि आपके बिजली की शोबे में कोई 1000 अरब रुपए का सालाना खसारा आ रहा है, उस खसारे को मेहरबानी से दूर कर दें। अब उस खसारे को करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम बिजली जो चोरी हो रही है उसकी शरह जो है उसको नीचे ले आए। दूसरा वो तो खा भी है ना, वो तो हो नहीं सकती क्योंकि ना ट्रांसमिशन भी सही नहीं है, और वहाँ काबू चोरी पर तो काबू पा नहीं सके, वही लाइन लाइसेंस लोगों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आपको बताइए, मैं उसी सिमत में जा रहा हूँ कि चॉइस हमारे पास ये है कि आप बिजली की चोरी खत्म कर लें। आप जो बिल वसूली नहीं हो रही, आपको 90% पे चले गए हैं, 100 रुपए का बिल जाता है तो 90 रुपए वसूली होती है। यहाँ आपने जो महंगे बिजली के मुआहदे किए हुए हैं उनको रीनेगोशिएट कर लें। अब जब हम ये तीनों चीजें नहीं कर पाते तो फिर मजबूरन हमें टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जो अपोजिशन छोड़ें, बाकी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 4% GDP है, यानी ये पहले तो गवर्नमेंट भी सुना है कि 2-4 दिन वो भी परेशान रही है कि ऐसा हुआ कैसे, तो ये कहते हैं फेक है। आज मुस्लिम लीग लोगों का स्टांस आया कि ये फेक है, ये इसको हम मानते नहीं, 4% है।
इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होती है बाकायदा, स्टेट बैंक होता है, अदारे होते हैं, 4% अगर है तो इसमें ज़रा अपना स्टांस दीजिए कि क्या इसमें फेक कोई काम कर सकता है। देखिए, मेरी पहली दरख्वास्त तो आपसे ये है कि ये जीडीपी ग्रोथ और बड़े बड़े जो माशी टर्मिनोलॉजीज हैं, करंट अकाउंट सरप्लस, ये मईशत दानों की बहस जरूर है। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला नहीं है। ठीक है, 22 पाकिस्तानियों का मसला ये है कि भाई आटे की कीमत जो 35 रुपए थी वो 75 रुपए क्यों चली गई। दुरुस्त है। जो चीनी की कीमत 35 रुपए थी वो आप जो चीनी की कीमत 55 रुपए थी वो अब 100 रुपए से ऊपर क्यों चली गई। मेरा बिल जो 3 साल पहले था वो 10-11 रुपए का यूनिट आता था, अब वो 23-24 रुपए क्यों चला गया। उनका क्या ताल्लुक है कि करंट अकाउंट सरप्लस है या नहीं है, या आपके पास या आपने जीडीपी 3.9 आई है या 6.9 आई है, तो उनका तो आप या तो ठीक है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अब्दुल्ला मलिक साहब, यही है मसला वो कि आवाम को जो रिलीफ है वो कैसे मिलेगा। यानी ये जो फिगर्स हैं, फिगर तो जादूगरी होती है कि भाई जिस तरह ये भी गवर्नमेंट अगर कल को पकड़ी जाती है कि फेक हैं, जिस तरह साग डाल के ज़माने में हुआ है, तो वो तो अलग मसला है। आवाम को क्या मिला। देखिए, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल समुद्र को कूजे में बंद किया, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बड़ी सोच और समझ की बात की है कि अगर देखिए, अगर जीडीपी 4 से 5% भी चली जाती है तो उसका बेनिफिशरी कौन है, एंड यूज़र कौन है। अगर तो वाकई ही आज जो 66 रुपए दर्जन अंडे हुआ करते थे, आज तकरीबन 166 पे नहीं, एक सच्ची बात है। देखना, हम तो सिर्फ पॉपुलर फैसले नहीं, पॉपुलर बात नहीं है। देखिए, ये हकीकत है कि 150 रुपए 100 रुपए वाला किलो मुर्गे, ये इसका मतलब सवाल की तरफ नाकाम हुई। राणा साहब, बात यह है कि पॉपुलर बात है जो आपको पसंद गालमन आ जाएगी कि लोगों को चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। लोगों को क्या आज फिगर क्या है, लेकिन क्या अदायगी दूसरे मुल्कों को देनी नहीं है, और अगर नहीं देनी, IMF है क्या, वो मॉनिटरिंग फंड है, मॉनिटरिंग कंपनी समझ लें या कैसा अदारा है, वो कहता है कि बंदे के पुत्र बनो, पैसे देते तो खर्च सही जगह करो। सर, गुजारिश बड़ी सीधी है। मैंने या आपुश ने कभी नहीं कहा कि गवर्नमेंट को IMF के पास नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब आपके वजीर खजाना आपके रस्तू खान जो फरमान जारी किया, रस्तू हसन इकबाल को कहते हैं, चलो ऐसा मैं इस वक्त वो PTI के रस्तू खान, अब मैं चलो PTI के रस्तू खान जो हैं माशाल्लाह, ज़ुबैर तो आप ज़ुबैर के भाई जो असद हैं, और असद उमर साहब जो हैं, वो बजट की तैयारी में अमेरिका में थे, वहां पर डायलॉग कर रहे थे, सीख रहे थे। अच्छी बात है, हमें इसमें खुशी को, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, वो PTI से हैं। लेकिन जब उनको फारिग किया गया तो न्याय साहब को क्रिकेट का तो पता है, लेकिन सियासत की अलग बेका नहीं पता। उनको खुद नहीं पता था कि उनका वजीर खजाना तब्दील हो रहा है, और ऐन उस वक्त जब बजट आ रहा था, और जब नया, मैं समझता हूं कि सदाबहार शेख हफीज साहब, ठीक अच्छी बात है, वो अच्छे आदमी है, काफ लीग में मिनिस्टर फाइनेंस रहे, फिर वो पार्टी में मिनिस्टर फाइनेंस रहे, जिनको न्याय साहब साथ बैठकर कहते थे कि करप्ट दौर था पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का भी। और जो वजीर खजाना थे, मैं समझता हूं कि जैसे घर में वालदा की हैसियत होती है, सबको फंड देना होता है, उसी तरह जो मिनिस्टर फाइनेंस होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ही सबको फैसिलिटेट करना होता है, और वो थे। और फिर कैसा कैसा काम देखा कि जनाब, जब ज़ुबैर को फारिग किया गया, शेख हफीज को लाया गया, और उनको सेनेट की सीट पर लाना था, और उनको इस्लामाबाद, देखना, अगर उनको बनाना ही था सेनेट का मेंबर, अच्छी बात थी, उनके पास एक्सपीरियंस था 2.5 साल का, तो उनको आगे कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन ऐसे सेनेट के इलेक्शन में फंसा दिया गया जो डिस्प्यूटेड था। खैबर पख्तूनख्वा से उनको अदालत ने हुक्म दिया था ना कि वो तो कानूनी सर, मैं तो कहता हूं अब इशू ये है कि उनको फारिग करने के बाद शौकत तरीन अच्छे आदमी हैं, लेकिन इशू ये है वो भी फॉर 6 मंथ हैं, उनको भी जब उन्होंने आज बयान पढ़ा आपने, उन्होंने कहा कि ये साग डाल जो है ये बिल्कुल फ्रॉड करके गया था। मैं कहता हूँ वो जो मर्जी फरमान जारी करें, आईनी तौर पे कह, मैं कहता हूँ आईनी, आपका आइन जिसके आप और मैं ताबे हूँ कि वो 1973 के आइन के मुताबिक शौकत तरीन साहब 6 माह के मिनिस्टर फाइनेंस हैं। उसके बाद फिर नया आएगा। जैसे आप देखें कि शेख हफीज साहब के बाद वो क्या नाम है मियादर साहब जो मुसलमान
मुस्लिम लीग नून को छोड़कर कावली के सरबराह बने थे। सरबराह बन गए, हमने कहा मियां साहब आप बुजुर्ग, हाँ ठीक है यार, ये कावली आ गई और मुझे वजीर आजम बनाना है। जब 2002 का इलेक्शन आया, दोनों सीटों से उनको खड़ा किया गया, दोनों से हार गए। और क्योंकि जफरुल्लाह जमाली को बनाना था और एक सीट से बनना था, इसलिए मैं करना चाहता हूं कि उनके बेटे हमाद को मिनिस्टर फाइनेंस बनाया गया। कितने दिन के लिए? 18 दिन के लिए, 20 दिन के, उसको ही बना देते। लेकिन इशू ये है कि ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है, जो हकीकत में मैं समझता हूं कि बजट आ गया और हमारा जो आज प्री बजट सेशन था उसमें वही चीजें डिस्कस, जो हमारी खामी। अच्छा, आप क्या फैसले किए आपने? देखिए जी, आप एक तो हम ये समझते हैं कि नया टैक्स नहीं लगना चाहिए, और जो मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार को 5 रुपए 35 पैसे फी यूनिट बिजली मिलती थी, फ्लैट रेट, हाँ फ्लैट रेट, और अब वो गालबन 12 से 13 रुपए हो चुके हैं। जिम्मेदार को 2500 रुपए की डीएपी की बोरी मियां नवाज शरीफ के दौर में क्रॉस दी बोर्ड पूरे पाकिस्तान में मिलती थी, आज वो 5700 की बोरी, अच्छी प्रपोजल है, बुरी नहीं है, 5700 की बोरी हो चुकी है। मेरा ये पॉइंट है कि 1400 से 1800 गंदम करने के बाद एक गरीब आदमी किधर जाए? मेरे गांव में अगर 500 घर है तो जिम्मेदारों का तो 100 घर है, जो 400 घर गैर काश्तकार है वो किधर चले जाएं, जो रोटी 4 पैसे 12 रुपए की रोटी होती है। इसलिए हम समझते हैं। और जो एफबीआर की कलेक्शन थी, देखना, मान लिया 4100 अरब आ गए, तो भी 4100 अरब की हमें जस्टिफिकेशन तो दे, और जो 1300 अरब और प्लस 200 1500 अरब रुपए अगर ये बजट दरमियान में रह गया, आज आपके बंदे ने कहा ज़ुबैर ने कि मियां नवाज शहबाज से बाहर जाना चाहते हैं, उनकी वहां ही इलाज होता है, तो बजट धरेगा धरा ही रह गया, तो वो चलेगा तो फिर क्या करेगा? मैं कहता हूं कि छोड़े मियां शहबाज शरीफ जाते हैं या नहीं जाते, इशू ये है कि आज बजट के लिए हुकूमत की तैयारी क्या है। तैयारी क्या है, ठीक है। अच्छा, हम ब्रेक पर जाना है। जावेद नवाज साहब, सवाल आपके साथ छोड़ के मैं जा रहा हूँ, वो बड़ा अहम मौजू है, वो आप उसमें ब्रेक भी देंगे कि अफगानिस्तान से अमेरिका में इनखला हो रहा है, तो खित्ते के जो ममालिक हैं उन वो मीटिंगें भी हो रही हैं। आज आपने देखा कि सेफरी की वज़ीर ख़ारजा की भी मीटिंग हुई है, तो ये उस वक़्त का मंजर हमारी आंखों के सामने, जब रूस यहाँ से गया था और फिर दहशतगर्दी सारी फैल गई थी। इस सवाल का जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद नवाज साहब, सवाल तो आपने सुन लिया था, ब्रेक से पहले बात हो गई थी जी जी कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, और उसी तरह जिस तरह जब रूस गया था तो उनके जनरल ने दरिया आमू के पार होकर पीछे मुड़ के देखा था, काश इस किस्म का भयानक ख्वाब हमने कभी ना देखा होता। तो अफ़गानिस्तान तो आपको पता है कि वो दो ही काम है उनके, लड़ना या फिर लड़ना, हाँ जी। तो यानी इस वक्त पाकिस्तान में उसके बाद दहशतगर्दी जितनी आई और आपके सामने है, इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। देखिए, इस वक्त हालात बहुत ही ख़राब हैं। मुझे वो दिन याद है जब जनरल ज़िया-उल हक मरहूम इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि अफ़गानिस्तान से रशिया के साथ मुआहदा नहीं किया जाए जब तक कि वहाँ पे एक मुस्तहकम हुकूमत ना बन जाए, और वो गुलबदीन हिकमत यार को वहाँ का वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे और पाकिस्तान की तरफ से उसे ताउन देना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जाके मुआहदा किया। नतीजा ये हुआ कि आज तक उसके असरात उस मुआहदे के हम भुगत रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह करे कि अमेरिका के जाने के बाद हालात दुरुस्त रहें, लेकिन वो एक कहा था किसी ने, का कायल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। सूरत हाल ये कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका का जाना इसलिए नहीं कि अमेरिका वहाँ कोई अमन कायम करना चाहता है। अमेरिका वहाँ पे 980 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। अमेरिका की आवाम नहीं चाहती कि उसमें मज़ीद पैसे खर्च किए जाएं, लिहाजा अमेरिका फेस सेविंग के लिए अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से निकलना चाहता है, लेकिन वो अपना तशख़्ख़ुस अपनी मौजूदगी खित्ते में कायम रखना चाहता है। कैसे? 25 तारीख को अमेरिका का जो वज़ीर दफ़ा है, जिसे डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, लॉयड ऑस्टिन, उसने सेनेट में तक बयान दिया है, दौरा भी करके गया, जिसमें हमारे आर्मी चीफ वहाँ गए हुए थे। एग्जैक्टली। उसने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान से जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन उस निकलने से पहले वहाँ इलाके में हम अपने फ़ौजी अड्डे कायम करना चाहते हैं। उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि शायद पाकिस्तान से उनकी बात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी उजलत में
ऐलान कर दिया कि हम अड्डे नहीं दे रहे, हमसे बात नहीं हुई। अब देखिए तनाजुर क्या है। खित्ते में 6 मुल्क हैं। ईरान ना अड्डे देगा, ना अमेरिका अड्डे मांग रहा है। बल्कि आपको ये सुन के हैरत होगी कि ईरान ने कुछ दिन पहले चाइना के साथ एक अड्डा देने का मुआहदा कर लिया है और 5000 चाइनीज़ वहाँ पे पोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद इलाके में 3 मुल्क हैं, किर्गिस्तान है, काजाख्स्तान है और ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान का में ऑलरेडी रशिया का अड्डा मौजूद है जो 1940 से वहाँ काम कर रहा है। बाकी 2 मुल्क रशिया का या अमेरिका का? अमेरिका नहीं, रशिया का। रशिया का, ओके। रशिया, क्योंकि अब सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका के निकलने के बाद अफगानिस्तान से वो जो खला पैदा होगा उसको किसी ने पुर करना है। अफगानिस्तान को माली इमदाद चाहिए, अफगानिस्तान को टेक्नोलॉजी चाहिए, अफगानिस्तान को इक्विपमेंट चाहिए। अगर ये अमेरिका नहीं देगा तो लामहला ये इक्विपमेंट और सब चीज़ें चाइना और रशिया देगा। चाइना और रशिया का अमेरिका ये कैसे है? लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रही कि अमेरिका 980 बिलियन डॉलर खर्च करके इस इलाके में बढ़ती हुई सी पैक या वन बेल्ट वन रोड भी चल रही है, चाइना उभरती हुई मईशत भी है, दुनिया का अगली शायद आलमी ताकत भी वो बनने जा रहा है, तो इससे तमाम इलाकों को खुला छोड़ देगा और यहाँ से लिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? मैंने आपसे कहा है कि अमेरिका इस इलाके से कभी नहीं जाएगा। अमेरिका की सेनेट और अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत पावरफुल है। नहीं, प्रेजेंस कैसे शो करेगा? वो अड्डे लेगा कहाँ से? और ऐन मुमकिन है कि जिस तरह पाकिस्तान ने 1951 में अमेरिका को एक अड्डा दिया था रशिया के खिलाफ और उस पर हमारे ताल्लुकात जो हैं वो रशिया के साथ खराब हुए, और मुशर्रफ दौर में भी हुआ था जी। इसी तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने एक टेलीफोन पर 7 अड्डे अमेरिका को दिए और खुदा जानता है कि उनमें से उनके पास अभी तसर्रुफ में है या कोई नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बाला बाला अमेरिका के साथ कोई ना कोई वहाँ कोई अपनी ऐसी चीज़ जो नजर नहीं आ रहा। हर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, अड्डे जहाँ बनते हैं जब फंक्शनल होते हैं, क्या वहाँ अंधे रहते हैं कि उनको पता नहीं चलता? ये तो कोई प्रोपेगेंडा, यहाँ हम एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि ये पाकिस्तान को जंगल भैया बानों में आबादी सिर्फ थोड़ी सी है, पाकिस्तान हर जगह मौजूद है। जी बताइए। देखिए, आपने जो भी बात की इसको निकाले ना कन्फ्यूजन से, क्या करेंगे आप? अमेरिका के पास इस वक्त पाकिस्तान के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हो गया फिर? लिहाजा पाकिस्तान आप जब कहते हैं अल्लाह जानता है, अल्लाह तो जानता है, लेकिन ये लोगों को बताइए, पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत भी जानती है, लेकिन उसको किसी तरह से कैमोफ्लेज किया जाएगा। उसको बेशक डेवलपमेंट का नाम दिया जाए, उसको बेशक किसी यूनिवर्सिटी का नाम, जहाज उड़ेगा वहां से तो पता नजर नहीं आएगा। जहाज भी देखिए, जहाज उड़ाना मकसूद नहीं होता, मकसूद सर्विलेंस होती है। दुनिया में जंगें जो हैं अब वो तलवारों से नहीं है, बंदूकों से नहीं है, अब वो ये मेरा नसाब की तरफ जाना है, इसको कंक्लूड करें। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम तशनगी छोड़ देते हैं और हम शक पैदा करते हैं ताकि वो, लेकिन हम लोगों को ये भी बताएं। जो जवेद साहब बात कर रहे हैं ना, वो बात बड़ी वैलिड है और आपका जो आज का टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड राणा साहब हम इस पर बात कर रहे थे, देखिए जिस तरह जवेद साहब ने कहा कि कुछ हफ्ता दो हफ्ते कबल या 10 दिन पहले पेंटागन की ये स्टेटमेंट थी कि हम पाकिस्तान में अपने अड्डे कंटिन्यूड रखेंगे, जिसके बाद आप मुआहदा तो मौजूद है, मुआहदा टूटा हुआ नहीं है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, जिसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, जो दोस्त हमारे थोड़ी सी सीरियस रिजर्वेशन रखते थे, पहली बात तो हमारी ISPR ने, हमारी हुकूमत ने बड़ा सीरियस रिएक्शन दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये फेज से में थी, अभी भी अपोजिशन का, वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अपोजिशन का वो रोल है कि इसको डिबेट किया जाए नेशनल असेंबली के फ्लोर पे। सच्ची बात है, करना भी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। दूसरी बात, जो तालिबानों की बड़ी सख्त उस पर बल्कि धमकी अमेज मैसेज आया था कि अगर पाकिस्तान ने अड्डे दिए तो ये बात ये अगर पाकिस्तान ने अड्डे दिए, बार सुन लीजिएगा, पाकिस्तान ने अड्डे दिए और उन अड्डों से हम पर कोई अगर हमला होता है तो फिर हम समझेंगे कि ये पाकिस्तान ने हमला किया, उसका हम रिटेलिएट करेंगे बड़ी सख्ती के साथ। दूसरी बात ये है कि देखिए ये कोई इतनी आसान सूरत हाल नहीं है। अगर अमेरिका क्यों यहाँ रहना चाहता है? अफगानिस्तान में तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो वो जो बड़ी ताकत है वो चाइना है। देखें ना, यहाँ पर चाइना, पाकिस्तान, टर्की, रशिया भी ब्लॉक में शामिल हो गया, रशिया का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा है। और दूसरी जो अहम बात ये है, प्रेसिडेंट भी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान। दूसरी बात ये है कि अमेरिका को मर सका तो है नहीं।
अब अमेरिका जो छोड़ा हुआ है अपना तरका है, टैक्स है, वो किसको देने जा रहा है? पड़ोसी मुल्कों को देने जा रहा है। राणा साहब, आप एज ए जमात, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, उस पर कोई बात आज हुई है बजट के अलावा? क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव है, पाकिस्तान सॉवरेनिटी का सवाल या निशान। सर, ये जो बात आपने आज की है, हम तो 2 हफ्तों से जो एहसन इकबाल साहब ने कौमी असम्बली में बात की, यही बात की है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बताएं कि अफ़गानिस्तान के इशू पर जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ये बर्दाश्त या हम उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। और आपको पता है कि जब हमारे APS बच्चों पर हमला होता है तो मियां नवाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी जाते हैं, साथ जनरल रहल शरीफ साहब भी, और अफगानिस्तान भी जाते हैं और उन चीज़ों को, मैकेनिज्म को कंट्रोल भी करते हैं, बेहतर भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम सेफ रहे। आप ये देखें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर छुपा हुआ तो नहीं ना, जब दिन रात ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसके साथ होता था? ड्रोन हमले। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा दौर हुआ, रोका गया, कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको फेस किया। जैसे जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, उस वक्त भी इंटरनेशनल तौर पर सियासत होती रहेगी। मलिक साहब ने बात की है, वो ये है कि अगर तालिबान ने जो धमकी दी है उसे सीरियस लेना चाहिए। मैं इकबाल साहब यही अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इस पर अपना रवैया सीरियस करके पार्लियामेंट में इस चीज़ को डिबेट करनी चाहिए, बल्कि जैसे बजट से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम फिका के लोगों को शामिल करना चाहिए, उसी तरह मैं समझता हूँ कि नेशनल, जो शबाशी साहब का कहते हैं कि डायलॉग नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पर होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ अगर शबाशी ने जो बात जुलाई 2019 में की थी, मसाके मशीयत, अगर वो मान जाते तो यकीन करेंगे महंगाई नहीं होनी थी। लेकिन हमें तो ताने दिए जाते हैं, सौकड़ों की तरह ताने देते रहें। लेकिन जो बाढ़ मियां नवाज साहब ने हमने शुरू की थी अफगानिस्तान वाली, ये तकरीबन 2600 किलोमीटर है, मुश्किल वक्त था लेकिन हो गया। अब हमारे बहादुर अफवाज पाकिस्तान के बेटे जो बंदूक लेकर हमारी हिफाजत करते हैं, वो उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूं। लेकिन इन हालात में अफगानिस्तान का ये हालात और इंडिया का बजट जो है डबल हो चुका है, तो हमारा दफाई बजट भी बढ़ना चाहिए। हमने ये भी कहा है दफाई बजट का बढ़कर हुकूमत को अपनी पॉलिसी वाजे करना होगी, वरना हम उनकी ये तमाम चीजें एक्सपोज भी करेंगे और वो चीजें छुपी नहीं रह सकती और हुकूमत जो है वो अब अब आप बताइए, क्योंकि सवालों के जवाब जो अब्दुल्ला मलिक साहब ने कहा है, राणा साहब ने कहा, इन सियाको सबाक में कोई दुनिया में यहाँ से यानी बरतानिया कहते हैं चला गया, मैं तो कहता भी नहीं गया, कभी नहीं, उनकी पॉलिसियाँ चलती हैं। अमेरिका किसी मुल्क में भी से भी नहीं जाता, कहीं रहता है, कहीं वहाँ बैठ के रहता है। लेकिन मसला ये है कि उनकी पॉलिसी, उनका तो कारोबार जंगी हार्डवेयर बेचना है और उस वक्त बेगा जब जंगें लगी रहेंगी। तारीख़ ये बताती है कि ये कौमें जब जाती हैं तो उन हालात में जाती हैं जब वहाँ इस्तेहकाम ना हो, वहाँ तनाज़ात पैदा करके जाती है ताकि लड़ने वाले दोनों ग्रुप उन पर डिपेंड करें। आप देखिए कि अभी चंद दिन की बात है, इस्तांबुल में एक मीटिंग थी जिसमें तालिबान ने और अफगानिस्तान की हुकूमत ने तय करना था कि आइंदा की हुकूमत में शेयरिंग क्या होगी। दोनों पार्टियाँ इस बात में संजीदा थीं कि हम इस्तांबुल जाएंगे और जाके मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन मैं अमेरिका की नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन उनकी पॉलिसी पे आप देखिए कि उन्होंने उस मीटिंग से 4 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम अपनी तारीख़ हमारी ये होगी। जो ही उन्होंने कहा कि हमारी ये तारीख़ होगी इनखला की, तालिबान ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो सारा प्रोग्राम जो टर्की की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था दोनों के दरमियान, वो तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया। अब भी सूरत हाल ये होने वाली है कि अड्डों से अमेरिका के पास एक दोहरी तलवार आ जाएगी। वो तालिबान के ताल्लुकात जो 40 साल में वो ख़त्म नहीं कर सके, पाकिस्तान में अड्डा बनाने के बाद तालिबान को पाकिस्तान के दुश्मन बना देंगे। दूसरी बात ये होगी, टाइम कर लें बात। आप मैं समझता हूँ कि जवेद भाई ने बात की, मैं इनको इंडोज करता हूँ, लेकिन अब गवर्नमेंट को मजीद लेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उस पर डायलॉग होने चाहिए और उसमें पार्लियामेंट को अगर टाइम खत्म हो गया, हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए बेहतर हो। टाइम राना से खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा आपने प्रोग्राम देखा और सुना। इस वक्त सूरत आ रही है कि सियासत होती रहेगी, अगर मुल्क मजबूत हो तभी सब कुछ होगा। अफ़गानिस्तान से अमेरिका की अफवाज निकलने के बाद की सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है, जिससे बचने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को इस पर गौर करना चाहिए और ताकि
अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब ना हों। ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, बड़ी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि बजट इजलास के बाद इसके लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो, सियासी पार्टियों को एतमाद में लिया जाए ताकि कौम मुत्तफ़िक तौर पर कोई फैसला कर सके। आप अपना अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।